प्यारे बच्चों, उर्दू एकेडमी में हम आपका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग उर्दू बाल भारती की उर्दू जमात दहम की 10वीं जमात की जो आपकी उर्दू की किताब है उससे हिस्सा नज्म हम लोग सीख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का लिखा हुआ कसीदा है तज़हीक रोज़गार, ये हम सीख रहे हैं। इससे पहले के ये सिलसिले का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो में हमने देखा है कि क़सीदा किसे कहते हैं, क़सीदा के अज्जा क्या हैं, यानी क़सीदा नज़्म के क़िस्म है, क़सीदा के अज्जा क्या हैं, उर्दू में क़सीदे की रिवायतें कहाँ से आई, हमने रजस के बारे में बहुत सीखा था, ख़ितात के बारे में हम लोगों ने सीखा था। उसके बाद हम लोगों ने फिर दूसरे वीडियो में नज़्म के जो मतन हैं, अशार हैं, उसको हमने समझने की कोशिश की, है ना, अशार की तशरीह को समझने की कोशिश किया। आज के इस वीडियो में हम लोग मश्की सवालात को जो है हल करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे कि भाई सवाल का जवाब खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। हम लोग पहले सवाल के जवाब पे डिस्कस करेंगे, खुद से अपना जवाब आप तहरीर करेंगे, फिर बाद में यहाँ पर जो जवाब लिखा हुआ है उसको देखकर भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अपने जवाब आपको खुद लिखने आने चाहिए, है ना। क्यों लिखने आने चाहिए? क्योंकि आपको आपके दहम जमात के बोर्ड इम्तिहान में आपको अपने जवाबात लिखने हैं। तो जब आप नज़्म को समझेंगे तो आपको खुद अपने जवाबात अपने लिखते आएंगे, आपको अपने ख्यालात को मुनज़्ज़म करते आएगा। तो इसके लिए लिखने की मशक करना आपको ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इस सिलसिले का तीसरा वीडियो है। अगर आपने इससे पहले 2 वीडियो नहीं देखे तो पहले वो 2 वीडियो देखें, फिर मश्क़ सवालात क्या करें, हल करें, ठीक है। तो जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, आप अपने साथ पेन, पेंसिल, नोटबुक, दरसी किताब खास करके लेके बैठें 10वीं जमात की, और उसको जहाँ ज़रूरत है उसको पढ़ते रहें और लिखते रहें, ठीक है। चलिए आप लोग किताब लीजिए और मश्क़ सवालात निकालिए। अभी क़सीदा पढ़कर आपको क्या करना है, सरगर्मियों को मुकम्मल करना है। देखिए पहला सवाल है आपकी मश्क़ी, इसमें हज्जुया क़सीदे की तारीफ़ लिखिए। तारीफ़ लिखिए मतलब आप हज्जुया क़सीदा किसे कहते हैं। तो हमने पहले देखा है क़सीदे की 2 किस्में होती हैं, है ना। एक होता है मदीहा क़सीदा और एक होता है हज्जुया क़सीदा। हज्जुया क़सीदा यानी क्या? तो ऐसी नज़्म जिसमें किसी शख्स, वाक़ये, हालात की मज़म्मत की जाती है ना, शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, हज्जुया क़सीदा कहते हैं। सिर्फ किसी शख्स की क्या नहीं, वक्त, हालात या कोई वाक़या भी इसके अंदर हो सकता है, कोई वाक़ये की मज़म्मत की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, हज्जुया क़सीदा कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए क़सीदे के अज़्ज़ा को तरतीबवार लिखिए। हाँ, तो जब क़सीदा जो आती है, नज़्म आती है, तो शायर एक तरतीब में लिखता है कि पहले एक माहौल साज़ी करता है ना। फिर उसके बाद असल मुद्दे की, असल मौज़ू जो है उसकी तरफ आने से पहले कुछ अशार लिखता है, फिर असल मौज़ू मुद्दा क्या है वो बयान करता है। तो क्या है क़सीदे के अज़्ज़ा, हमने देखा है। तो सोचिए आप, क़सीदे के 5 अज्जा हैं, देखिए ना। तशबीब होती है, तशबीब में क्या करते हैं, शायर माहौल साजी करता है ना। अभी जैसे हमने तज़हीक के रोज़गार पढ़े तो उसमें बताया गया है कि भाई अबलख अय्याम पर सवार होकर, है ना, जो फ़र्क नहीं करता ईरानी है ना इराकी है ना अरबी है, ऐसे जो मिसालें दी गई हैं, ये तशबीब की बात आती है। उसके बाद होता है गुरेज, यानी अपने असल मौजू पर आने पर, है ना। कसीदा तारीफ में लिखा जाता है या हजू में लिखा जाता है, तो उससे पहले जो अशार कहे जाते हैं वो गुरेज कहलाते हैं। उसके बाद असल मौजू होता है कसीदे का मदह या हजू, किसी की तारीफ में क्या करते हैं, मदह की जाती है या शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाती है। यहाँ पर अब मुबालगे से काम लिया जाता है, बड़ा चढ़ाकर चीज़ों को पेश किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कसीदा लिखने का एक मकसद ये भी होता है कि भाई क्या कसीदा क्यों लिखा जा रहा है, तो ये हुस्न तलब होती है कि भाई जो जिसके लिए कसीदा लिखा जा रहा है ना, जो ममदू है, उससे क्या करते हैं, कुछ तलब की जाती है, और आखिर में ममदू के लिए दुआ भी की जाती है। तो ये कसीदे किस तरीके से 5 अज़्ज़ा है, तशबीब, गुरेज, मदाह, हजू, हुस्न तलब और दुआ, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। देखिए अगला सवाल पढ़िए आप अपनी मशक़ किताब से। हजू या कसीदे के मौज़ूआत को वाज़ेह कीजिए। देखिए अभी मदीहा कसीदा होता है एक, और एक हजू या कसीदा होता है। तज़हीक के रोज़गारी हजू या कसीदा है, तो इसमें इसके मौज़ूआत क्या हो सकते हैं, तो नासाज़गार हालात, है ना, किसी शख्स की हजू, वाक़यात की मज़म्मत, ये जो वाक़या, ये जो मौज़ूआत हैं, ये हजू या कसीदे के मौज़ूआत हो सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, शायर के दोस्त की खुसूसियात बयान कीजिए। अब शायर का दोस्त की यहाँ पर जिक्र हुआ है ना, शायर के एक दोस्त थे जिनके पास घोड़ा था, क्या खुसूसियात थी उनकी,
तो असर और रसूख वाले इंसान है, कैसे समझ में आया अपने कि भी उनका अगर कोई नाम भी ले, है ना, एक शेर मिसरा लिखा हुआ है तो उसको क्या मिल जाए, सजा मिल जाए। ठीक है, तो असर और रसूख वाले इंसान है, अगर कोई उनका नाम भी ले तो सजा का मुस्तहक हो जाता है। दूसरी बात क्या है, वो एक मुलाजिम है जिनकी तनख्वाह 100 रुपये है और उनके पास बेहद खराब घोड़ा भी है ना। ये शायर के दोस्त की क्या है, खसूसियात है। अगले सवाल पर आते हैं, देखिए 5वां सवाल देखिए आप। शायर के दोस्त के घोड़े की खसूसियात बयान कीजिए। अब देखो खसीदा जो पूरा है वो घोड़े पर ही लिखा हुआ है, क्या खसूसियात है घोड़े की, सोचिए आप। थोड़ा 2 मिनट यहाँ वीडियो को रोकिए, आप अपना जवाब तैयार कीजिए। घोड़े की अगर हम खसूसियात की बात करेंगे तो कैसा है, शायर के दोस्त का घोड़ा निहायत ही नहीफ और कमजोर है ना। उसके जिस्म पर ना ही गोश्त है और ना ही हड्डियां हैं। अगर वो एक मरतबा बैठ जाए तो उसका उठना मुहाल है ना। यूं लगता है कि जैसे नाल का निशान, जमीन पर अगर बैठ गया तो घोड़ा तो लगता ही नहीं, ऐसा लगता है कि कोई चीज का निशान है, नाल के निशान की मिसाल दी हुई। ठीक है। और क्या है, इतना नहीफ और कमजोर है, ज़ईफ और कमजोर है, अगर तेज हवा चले तो हवा के साथ क्या हो जाए, उड़ जाए। ये घोड़े की खसूसियात है। अगला वही मौजू का सवाल कि भाई नाताकती को बयान करना है। देखो घोड़े के अंदर जो ताकत थी क्या नहीं थी, कमजोरी थी, उसको बयान करने का है। ठीक है, तो देखिए अब शायर का जो घोड़ा था किस में काम करने की सलाहियत नहीं थी, क्या नहीं थी। उन्होंने बताया कि क्या कर रहा है, ये कौड़ियां उड़ा रहा है, यानी खड़े हुआ है बस। ठीक है, ताकत इतनी नहीं कि अपने काम भी कुछ कर सके। बैठ जाए तो वो कमजोरी की वजह से उठ सकता है क्या, नहीं उठ सकता। उसके जिस्म में ना गोश्त है और ना ही हड्डियां है, बल्कि पेट और पीठ एक ही नजर आता है। कमजोर ऐसा है कि उसका खूंटा मजबूत ना हो तो आवाज से भी उड़ सकता है। खूंटा मजबूत गाड़ना पड़ेगा उसको, मैखी ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। चलिए, अगले लफ्ज की तरफ जाते हैं। शायर के दोस्त की तनख्वाह लिखिए, कितनी तनख्वाह थी, आसान सवाल है तो, 100 रुपये। कितनी तनख्वाह थी, 100 रुपये। चलो अगले सवाल पर आते हैं, आसान सवाल आते हैं। शायर के साथ इत्तेफाकिया होने वाला वाकया तहरीर कीजिए। ठीक है, क्या वाकया हुआ शायर के साथ, सोचिए आप, क्या वाकया हुआ। तो शायर को क्या था, अहम और जरूरी काम से कहीं जाना था, तो उन्होंने क्या सोचा कि अपने पड़ोस में रहने वाले शनाई साई के घोड़े पर ही सवार होकर जाएंगे। ठीक है, तो शायर अपने पड़ोसी के पास गए और उनसे घोड़ा कुछ देर के लिए, देखो यहाँ पे कुछ देर अलग अलग लिखा मिल गया, के लिए मांगा। तो शायर के दोस्त ने क्या कहा, निहायत आजिज़ी से का क्या कहा कि ऐसे घोड़े आप पर कई घोड़े कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन ये घोड़ा कैसा है, निहायत ही नाकारा है, लेके जाएंगे तो कुछ फायदे का है क्या, कोई फायदे का नहीं। ठीक है, अब शायर के दोस्त के साथ क्या वाकया हुआ, जब उन्होंने, वाकया करो, शायर के दोस्त के साथ होने वाले वाकये को अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। अब जब शायर क्या किए थे, अपने दोस्त से घोड़ा मांगने के लिए गए थे, तो उन्होंने एक वाकया उनको सुनाए, क्या वाकया सुनाए, बताइए आप। मैदान जंग के बारे में था, देखिए क्या हुआ था कि जब मराठा फौज दिल्ली फतेह करने की गर्ज से कहाँ तक पहुंची थी, दिल्ली तक पहुंची थी, तब उन्होंने सोचा, शायर के दोस्त ने सोचा कि इस घोड़े पर क्या करेंगे, सवार होकर मैदान जंग में पहुंच जाएंगे। उन्होंने घोड़े की जीन लगाई, सवार हो गए, लेकिन घोड़ा जगह से हिला क्या, टस से मस ना हुआ। घोड़े को साइस ने तोबड़ा भी दिखाया, नखीब पीछे से उसे बढ़ाने लगा, लेकिन शायर भी उसे एड़ियों से मारने लगा, जिसके उनके पांव पूरी तरह क्या हो गए, जख्मी हो गए। फुगार लफ्ज इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी घोड़ा क्या करा, जगह से हरकत नहीं किया। जब ये माजरा देखा तो कई लोग जमा हुए, अपनी अपनी राय देने लगे। शायर ने तंग आकर एक हाथ में जूतियां और दूसरे हाथ में घोड़े को लेकर वहां से राह फरार इख्तियार की। ठीक है, ये वाकया उनके साथ पेश आया। अब घर कैसे पहुंचे, उसी जवाब में इसकी बात है, देखिए है ना। वही जवाब के अंदर ये है कि घर कैसे पहुंचे। तो अभी देखिए अपन ने एक हाथ में घोड़ा पकड़े और दूसरे हाथ में जूतियां पकड़ी, घोड़े को बगल में दबा के क्या किए, घर पहुंच गए। चलिए, हाँ, पहले पहिए, बादबान और घोड़े के दरमियान के रफ्त को वाज़ेह कीजिए। देखो क्या है, ये 3 चीजें बताई गई हैं। पहिए है, बादबान है और घोड़ियां। बताए पहिए गाड़ियों को होते हैं, उसका मकसद है कि गाड़ी आगे बढ़ी, है ना, जितने अच्छे पहिए रहेंगे उतनी। दूसरा है बादबान, बादबान भी क्या होते हैं, कश्ती को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है ना। तब घोड़े से इनका क्या रब्त है, नज्म के अंदर आया है। तो किसी भी पहिए क्या होते हैं, किसी भी गाड़ी की रफ्तार उसके पहियों पर मुनहसर होती है, और गाड़ियां पहियों के बल ही दौड़ती हैं। ऐसी ही बादबानी कश्तियां बादबान की वजह से अपनी रफ्तार लेती हैं और रुख बदलती हैं, बराबर।
لیکن شاعر کا گھوڑا لاکھ کوشش کے باوجود بھی کیا کر رہا تھا؟ حرکت نہیں کر رہا تھا. تو شاعر کے آس پاس جو عقل مند لوگ جمع ہو گئے تھے. خود سے گھوڑا نہیں تو مزاحیہ انداز میں کیا کہا، اپنی رائے دی کہ بھئی کیا کرو، اس کو پہیے لگا دو، یا نہیں تو پھر باندھ دو اور اس کو ہوا کے سپرد کر دو. تو خود بخود کیا ہوگا؟ وہ اڑنے لگے گا. کرنا ہے آپ کو مشق کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مبالغہ یعنی کسی چیز کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا ہے. اگلے سوال پر آتے ہیں ہم لوگ. سند سے صنعت تشبیہ کا ایک شعر نقل کیجیے. اپنے سے پہلے پڑھا ہے تشبیہ، مشبہہ، وجہ تشبیہ، ہے نا، اور تشبیہ کے الفاظ. تشبیہ کو پہچاننے کے لیے کیا دیکھا جاتا ہے؟ صنعت تشبیہ کو پہچاننے کے لیے کیا دی جاتی ہے؟ تو اس کو حرف تشبیہ دیکھے جاتے ہیں. تو کیا ہے حرف تشبیہ؟ سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کی ہے، کی طرح ہے، مانند ہے، جیسے ہے. اگر ایسے الفاظ کسی شعر میں آ رہے ہیں تو وہاں پر صنعت تشبیہ کا استعمال ہوا ہے. یہی اشعار ہے. دیکھو یہاں پر کیا ہے؟ جیسے، ہے نا، اس پہ طفل شیر خوار، مانند. تو یہ تشبیہ والے الفاظ. کس سے؟ گھوڑے کو کس سے؟ نقش نال سے گھوڑے کو کیا کی گئی؟ تشبیہ دی گئی. یہاں پہ کس کو دی؟ جیسے اس پہ طفل شیر خوار، یعنی بچوں کا جو گھوڑا ہوتا ہے اس سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ تشبیہ کے اشعار. اس کے علاوہ بھی تشبیہ کے اشعار ہیں آپ کے پاس، آپ اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اپنی پسند کا ایک شعر لکھیے اور پسندیدگی کی وجہ لکھیے. اب یہاں پر دیکھیے، آپ کو اپنی نظم پڑھی آپ واپس سے، تضییق روزگار، اور اس میں جو بھی شعر آپ کو پسند ہے وہ شعر لکھو. ہر ایک کی اپنی پسند الگ ہو سکتی ہے. اب کیوں پسند آیا آپ کو، مختصراً اس کی وجہ بھی لکھنا ہے. تو مجھے نا یہ شعر بہت اچھا لگا. جب دیکھا میں کہ یہاں جنگ کی یوں بندھی ہے شکل، جب دیکھا میں کہ یہاں جنگ کی یوں بندھی ہے شکل، لے جوتیوں کو ہاتھ میں، گھوڑا بغل میں مار. ٹھیک ہے، یہ جو شعر ہے، یہ جو اس میں جو واقعہ بیان کیا ہے، مزاحیہ انداز میں بیان کیا ہے کہ گھوڑے کو بغل میں مار کے کیا کر رہے ہیں؟ دوڑ رہے. تو یہ شعر مجھے پسند آیا. ٹھیک ہے، اکثر کیا ہوتا ہے عام طور پہ، پسند آنے کی وجہ میری یہ ہے کہ عام طور پر سواریاں جو ہوتی ہیں، سوار ہو کر آدمی کیا کرتے ہیں؟ منزل تک پہنچتا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر گھوڑا کیا کرے؟ شاعر گھوڑے کو لے کے اپنی منزل تک پہنچ گیا ہے. گھوڑے پر شاعر جانا چاہیے، لیکن گھوڑا خود شاعر کی گود میں بیٹھ کر سوار ہو کر اپنے گھر پر پہنچا ہے. ٹھیک ہے، چلیے اگلے سوال پر جاتے ہیں. ہم معنی الفاظ نظم سے تلاش کر کے لکھیں. دیکھیں اب کچھ الفاظ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں آپ کو. جیسے لگام کا معنی والا لفظ آپ کو تلاش کرنا ہے. تو لگام یعنی انعام. پڑھے ہم لوگ یہ سب. سلوانا، گٹھانا، بہرحال، القصہ، شرمندہ، خفیف ہونا یعنی شرمندہ. محاورے لکھنا ہے. اب نظم میں بہت سارے محاورے آئے ہوئے ہیں، آپ اس کو ڈھونڈ کے لکھ سکتے ہیں. میں نے 2 محاورے لکھے، اس کے علاوہ بھی محاورے ہیں نظم میں، ہے نا. جیسے کوڑیاں اڑانا، تو جو مفت کی تنخواہ لینا. اگر بھی بغیر کام کے تنخواہ حاصل کر رہے تو وہ کوڑیاں اڑا رہے ہیں. دم دھوکنا یعنی ہوا بھرنا. جیسے لوہار کیا کرتے ہیں؟ دم دھوکتا ہے بھٹی کے اندر تاکہ اس کی بھٹی کیا ہو؟ چلنے لگے. ایک سرگرمی دی گئی یہاں پر. دیکھیے گھوڑے سے متعلق الفاظ لکھنے. یہ آسان ہے کہ اس پہ گلی آیا ہوا ہے، مانند نقش نال ہے، ضعیف آیا ہوا ہے، اس پہ نابکار آیا ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی گھوڑے کے لیے بہت سارے الفاظ آئے ہوئے ہیں. آپ کیا کیجیے؟ اس کو لکھیے. مصروں کو مکمل کیجیے. دیکھیں پہلا مصرع کیا ہے؟ کتاب میں سے تو آپ کر سکتے ہیں، اس کو آسان ہے. اس مضحکے کو دیکھ ہوئے جمع خاصوا. اشعار یاد کرنا بہت ضروری ہے نظم کے. آپ کو ایسی سرگرمیاں جو ہے، نظم کے اشعار آپ یاد رکھیں گے تو سرگرمیاں مکمل کر سکتے ہیں. تو نظم یاد کر لیا کرو آپ. اکثر مدبر ان میں سے کہتے تھے یوں پکار، پہیے اسے لگاؤ کہ تا ہووے یہ رواں. یا باندھ ہو نہیں ہے، دیکھو کتاب یہاں غلط ہو گیا، باندھ ہے باندھ. یا باندھ پون کے 2 اختیار. تو اس طریقے سے یہ نظم کا ایک شعر، ایک بند اسم کہیں گے، اس کو یہاں پر ہم نے مکمل کیا. تو یہاں پر ساری مشق سرگرمیاں مکمل ہوئی ہیں. آپ اپنے جو آواز جو ہے خود سے لکھنے کی کوشش کریں اور اچھے سے پڑھیں. اگلے ویڈیو میں ہم لوگ اگلی نظم کی طرف جائیں گے. چھٹی نظم جو ہے آپ کی کتاب میں کی، اس کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ.